इंड AS 102 लेक्चर नंबर 39 पार्ट 2। ठीक है, हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम्हारा पेज नंबर 28.21 पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि राइडर एक कंपनी है जो रिव्यू कर रही है सर्टेन इवेंट्स। वो कुछ सर्टेन इवेंट हुआ उसको रिव्यू कर रही है जो इस साल हुआ है, जो 31 मार्च 2014 को खत्म हुआ है 14। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव हुआ है 12 मई 2014 को। मतलब कि 31 मार्च 2014 को ईयर खत्म हुआ है और 12 मई 2014 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है। ठीक है, द फॉलोइंग इवेंट्स आर रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 14 के कुछ ऐसे इवेंट, मतलब कोई ऐसा इवेंट है जो 31 मार्च 14 को रेलेवेंट है। कंपनी ग्रांट कर रहा है SAR, मतलब कैश सेटलमेंट वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैश सेटलमेंट का क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है, फेयर वैल्यू ईयर एंड लेते हैं, SBPL यूज़ करते हैं और रिवर्स करना होता है PL से करते हैं। ठीक, कंपनी ग्रांटेड शेयर एप्लीकेशन राइट टू एम्प्लॉय 1 अप्रैल 12 को ग्रांट किया है SAR बेस्ड ऑन 10 मिलियन शेयर। टोटल शेयर कितना SAR है, 10 मिलियन शेयर का। एंड एट द डेट द राइट आर एक्सरसाइज SAR प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द राइट टू रिसीव कैश चीज इन द कंपनी शेयर प्राइस सिंस द ग्रांट डेट। ठीक है, द राइट वेस्टेड ऑन 31 मार्च 14 को राइट वेस्ट हो गया, मतलब उसके बाद से 1 अप्रैल 2014 से ही हमारा वो हो जाएगा स्टार्ट क्या एक्सरसाइज पीरियड। ठीक, एंड पेमेंट वाज मेड ऑन शेड्यूल्ड ऑन 1 मई 2014। 31 मार्च 14 को ईयर एंड खत्म हुआ, 1 मई 2014 को एक्सरसाइज डेट उस दिन पेमेंट हो रहा है और 12 मई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहा है। 31 मार्च 14 और 12 मई 14 दोनों के बीच का जो डेट होता है, जो भी चीज़ इवेंट होगा उसको इसको रिव्यू करा है कि ये 31 मार्च 14 का है कि नहीं। तो ये कौन सा इंडेक्स यूज़ कर रहा था, ये इंडेक्स 10 था जितना याद है हमको। इंडेक्स 10 क्या वही बोलता था, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल। ट्रू, तो ये इस क्वेश्चन में इंडेक्स 102 SBP और इंडेक्स 10 इवेंट अकरिंग वाला दोनों में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ SAR पर शेयर ऑन 31 मार्च 13 वाज ₹6। मतलब 1 अप्रैल 12 को ग्रांट किया तो एक साल एंड होने में 31 मार्च 13 को फेयर वैल्यू कुछ रुपया है, कितना, 6 रुपया। फिर 31 मार्च 14 को 8 रुपया और 1 मई को 9 रुपया। ठीक है, कैश सेटलमेंट हम लोग एट द ईयर एंड का अथी लेते हैं जब एक्सपेंस बुक करना होता है। तो वेस्टिंग पीरियड में जो एक्सपेंस बुक होगा वो तो होगा ही होगा, वो फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। और एक्सरसाइज पीरियड अगर कुछ होता है तो फिर एक्सरसाइज पीरियड में हम लोग उसको रीमेजर करते हैं। ठीक है, ये बात तुमको पता है। तो कंपनी हैज रिकग्नाइज लाइबिलिटी। अब कंपनी ये सब ऐसा है, और कंपनी क्या की है, 31 मार्च 14 को तो ये खत्म हो गया है। कंपनी क्या की है कि उन्होंने रिकग्नाइज किया है लाइबिलिटी SAR को एज एट 31 मार्च 12 बेस्ड ऑन SBP बट लाइबिलिटी वाज स्टार्टेड एट द सेम अमाउंट 31 मार्च 14। कंपनी क्या बोल रही है कि 31 मार्च 12 जो 1 अप्रैल 12 को जो शेयर जो SBP प्लान इशू की है, इसी के बेसिस पे, इस अमाउंट के बेसिस पे ही 31 मार्च 14 को वो लाइबिलिटी दिखा दी है। तो मेरे भाई SBP इसी निकला वो तो ग्रांट डेट है, तो जो भी एक्सपेंस ये लोग बुक किया है फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट यूज़ करके एक्सपेंस बुक किए हुए, तो ये तो वहाँ होगा जो इक्विटी सेटल होगा। यहाँ कैश सेटल्ड है, तो कैश सेटल में ईयर एंड लेते हैं, ग्रांट डेट का वैल्यू नहीं लेते हैं। तो ये गलत किया है, मतलब 31 मार्च 12 को जो वैल्यू था वही अभी तक दिखा रहा है। तो हो सकता है इसमें तो फेयर वैल्यू चेंज हुआ है, जो तो दिखा रहा है कि 6 रुपया था फिर 8 रुपया हुआ, तो ये तो गलत है। तो पहला तो ये क्वेश्चन गलती किया कंपनी वाला कि सेम अमाउंट पे दिखाया अभी तक, जो उसको फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए था। ठीक है, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इवेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइडर ग्रुप ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। ईयर 31 मार्च 14 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए वो तुमको करना है, टेकिंग इनटू अकाउंट द इम्प्लीकेशन ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, तो पहले इस चीज़ में तो समझ लो एक बात, अभी इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट उसका छोड़ दो, पहले जो वेस्टिंग पीरियड में अकाउंटिंग होना चाहिए था वो हम लोग अकाउंटिंग अभी करेंगे। ठीक है, तो 31 मार्च 13 1 अप्रैल को 12 को किया है, तो पहला ईयर एंड 31 मार्च 13 है। ईयर डे 1 हम लोग कोई एंट्री नहीं करते क्योंकि उस दिन अनाउंस हुआ है, बात खत्म। हम लोग वहाँ पे डे 1 एंट्री करते जहाँ वेस्टिंग पीरियड 0 था, यहाँ तो वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, तो 31 मार्च 13 को EB अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी, क्योंकि कैश है। अमाउंट कितना जाएगा, 10 मिलियन शेयर है, तो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय इंटू नंबर ऑफ शेयर किया हुआ है तो 10 मिलियन इंटू फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड 6 रुपया इंटू वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2 साल, 31 मार्च 13 31 मार्च 14, तो 1/2 उसके बाद फिर दूसरा में 2/2 ऐसे करके निकल गया। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज पीरियड में। अब जब एक्सरसाइज पीरियड आता है तो उस टाइम फेयर वैल्यू है 31 मार्च 14 को तुम 8 रुपये पे कर दिए थे। ठीक है, अब ये पेमेंट कब हो रहा है, वो हो रहा है 1 मई को। ठीक है, 1 मई को हो रहा है पेमेंट। ठीक है,
अब आता है तुम्हारा रिपोर्टिंग डेट का, मतलब वो इवेंट अकरिंग का। तो 1 मई को फेयर वैल्यू 9 रुपया है और 31 मार्च को था 8 रुपया। तो क्या जो जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो 8 रुपया के हिसाब से करवाएंगे या फिर 9 रुपया के हिसाब से करवाएंगे? या फिर पहला क्वेश्चन, जो 31 मार्च 14 को जो हम लोग एक्सपेंस जो क्लेम बुक कर रहे हैं 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 का जो एक्सपेंस जो हम लोग बुक कर रहे हैं वो 8 रुपये पे करेंगे या 9 रुपये पे करेंगे? मेरे भाई हम लोग 9 रुपये पे तब करते हैं जब हम लोग क्या इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को एडजस्टिंग इवेंट कब बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट तब बोलते हैं जब भले ही बैलेंस शीट के बाद कोई इवेंट हुआ, लेकिन ये जो इवेंट है इसका एग्जिस्टेंस पहले से था, बैलेंस शीट डेट के पहले था इसमें एग्जिस्टेंस। यहाँ पे 9 रुपया हो गया है 1 मई को, 31 मार्च को था 8 रुपया। तो 9 रुपया का पहले से एग्जिस्टेंस था क्या कि बाद में मार्केट रेट बढ़ जाएगा? एग्जिस्टेंस तो नहीं था, रेट तो कभी भी ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, तो कोई एग्जिस्टेंस तो था ही नहीं। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है ही नहीं। जब एडजस्टिंग इवेंट नहीं है तो हम लोग 9 रुपया यूज़ नहीं करेंगे एक्सपेंस क्लेम बुक करने के लिए, हम लोग 8 ही रुपया यूज़ करेंगे। तो इसलिए रेट पेन से लिखा हुआ है ₹8। समझ में आया तुमको? एग्जैक्टली उस बात लिखा हुआ है ₹8, क्योंकि वो एडजस्टिंग इवेंट ही नहीं है। तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है तो हमको मतलब नहीं है कि तुम क्या रेट पे है, नॉन एडजस्टिंग है। तो हम लोग जो बैलेंस शीट डेट जो था उस हिसाब से 8 रुपये से लेंगे। जब एक्सरसाइज पीरियड में आओगे तो याद करो कैश सेटलमेंट का जब एक्सरसाइज पीरियड होता है तो हम लोग पेमेंट करते हैं। कैश सेटलमेंट क्या होता है? ऑन करंट मार्केट वैल्यू। तो करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनी करंट फेयर वैल्यू अपना निकाल देगी कितना उसको एक्सपेंस हो रहा है, और करंट फेयर वैल्यू तुमको जब निकालेगी तो एग्जैक्ट उसी फेयर वैल्यू उसका एसबीपी लाइबिलिटी होना चाहिए, तभी तो उतना पेमेंट निकाल पाएगी। तो अभी तक 31 मार्च 14 को तो 8 ही रुपया तक उसका था एसबीपी लाइबिलिटी, लेकिन पेमेंट तो 9 रुपये के हिसाब से करना है। तो फिर से तुमको रीअसेस करना होगा। तुमको तो पता ही है कि एक्सरसाइज पीरियड में हमको रीमेजर करना होता है। तो फिर तुम 9 रुपये पर उसको मेजर करोगे। देखो रीमेजर किया एट द रेट फेयर वैल्यू ₹9 एट फेयर वैल्यू 9 किया। कैसे किया? पहले 10 मिलियन पे कितना उसको होना चाहिए 9 रुपये के हिसाब से, तो उतना निकाल लिया 10 मिलियन इंटू 9 इंटू 1/1, क्योंकि एक्सपायर डेट से को मतलब नहीं है उतना, तो उसको पेमेंट देना है 1/1 ऐसे ही लिख दिए। तो 10 मिलियन इंटू 9 मतलब उसको 90 मिलियन रुपया चाहिए था, लेकिन पहले से वो 80 मिलियन उसका क्यूमुलेटिव है, तो उसको और कितना एसबीपीएल में डालना है 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का बना दिया, बात खत्म। इज एन क्लीन एंड क्लियर आंसर। ठीक है, बुक में थियोरी भी दिया हुआ है, यहाँ पे जर्नल एंट्री सबसे बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है फेयर वैल्यू 1 मई 14 इज ₹9 इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज नो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन 31 मार्च 14 फॉर प्राइस इंक्रीज। ओके, चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है एसपीपी विथ कैश ऑल्टरनेटिव। एसपीपी विथ कैश ऑल्टरनेटिव क्या होता है मेरे भाई? अभी तक हम लोग पढ़े कि या तो एसपीपी ऐसा हो सकता है कि वो इक्विटी में सेटल हो, मतलब कि हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, या एसपीपी विथ कैश लायबिलिटी हो, मतलब कैश सेटलमेंट हो, मतलब कि हम लोग आदमी को कैश दे रहे हैं फॉर विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन डेट वैल्यू ऑन डेट डे। ट्रू। तो दो तरीके का होता है। तो या तो कोई आदमी इक्विटी ले मतलब था पहले कि या तो एसपीपी इक्विटी का है या तो एसपीपी कैश सेटलमेंट का। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, कंपनी बोलती है हम एसपीपी इशू कर रहे हैं। अब वो एम्प्लॉय के ऊपर है कि तुम वो तो इक्विटी ले लो या फिर तुम कैश ले लो, मतलब दोनों ऑप्शन तुमको दिया हुआ है। पहले था कि एक ही ऑप्शन, या तो मतलब कि पहले ही रहता था कि इक्विटी का ही एसबीपी है या कैश सेटलमेंट का एसबीपी है। अब बोला कि ये एसबीपी है, तुमको जो लेना ले लो। इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, मतलब अकाउंटिंग कैसे करेगा? तो कंपनी क्या अकाउंट करेगा? कैश लायबिलिटी जो कैश सेटलमेंट होने वाला उस हिसाब से उसका एक्सपेंस बुक करेगा, या इक्विटी में अगर होगा तो उस हिसाब से करेगा, या फिर दोनों से करेगा? मेरे भाई एक बात बताओ कि हम अगर करते हैं कि बोलते हैं कि भाई दोनों में से कोई एक भी ले सकता है, तो हम दोनों को कर देते हैं। हम इक्विटी के हिसाब से जितना एक्सपेंस बुक होना चाहिए था उतना एक्सपेंस बुक कर देते हैं, और जितना कैश से होना चाहिए वो भी बुक कर देते हैं। तो भाई 10 रुपया प्लस 10 रुपया 20 रुपया हम बुक कर रहे हैं, लेकिन निकलेगा तो भाई या तो 10 रुपये मतलब 10 रुपया है कैश और 6 रुपया इक्विटी, तो हम 16 रुपया बुक कर रहे हैं, लेकिन निकलेगा तो या तो 10 रुपया या तो 6 रुपया, तो एक्स्ट्रा हम बुक कर रहे हैं। तो इसका तो कोई लॉजिक बैठता नहीं है कि हम दोनों बुक कर दें, बात खत्म। तो भाई ठीक है, अगर दोनों हम लोग नहीं कर सकते तो कोई एक का करेंगे। तो किसका करेंगे, इक्विटी का करेंगे कैश का करें? अरे तो करेंगे किसका, कैश का। क्यों करेंगे कैश का मेरे भाई? कैश का हम लोग इसीलिए करेंगे कि चाहे क्या बोलते हैं, अगर आदमी कंपनी अगर क्या बोलते हैं एम्प्लॉय बोलेगा कि हमको कैश दे दो, तो कंपनी अगर बोलेगा इक्विटी दे दो, तो कंपनी के ऊपर है कि अपना वो ऑथराइज कैपिटल जितना है इशू कैपिटल बढ़ा के वो दे सकता है। ठीक है,
भले उसका रिजर्व वो नहीं बना के रखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इम्प्लॉय बोलता है कि हमको कैश दे दो और तुम उतना कैश का एक्सपेंस बुक ही नहीं करके रखा है रिटेन अर्निंग में, तो तुम उसको कहाँ से देगा? तो इसके लिए कंपलसरी है कि जितना कैश का देना है ना वो तो एकदम मैंडेटरी है कि उसका तुम एक्सपेंस बुक करो। कैश का जितना भी एक्सपेंस होने वाला है वो पूरा बुक हो जाना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि कंपनी अवॉइड नहीं कर सकती है पेमेंट। ठीक है, कंपनी के ऊपर नहीं है कि हम पेमेंट नहीं देंगे, उसको देना पड़ेगा और उसके लिए तो उसको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। इक्विटी के लिए भले उसके पास है कि हाँ चलो ठीक है हम अपना बना लेंगे, लेकिन कैश नहीं कर सकता है। तो ये श्योर हो गया कि कैश और इक्विटी दोनों का ऑप्शन मिला है, तो पहले कैश का तो हम लोग कोई हालत में पूरा अकाउंटिंग करेंगे, पूरा उसका बुक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं कंपनी अगर कैश देना था 10 रुपया और इक्विटी इशू करना था 12 रुपया का, और इम्प्लॉय बोला है कि कैश नहीं लेके हम इक्विटी लेंगे 12 रुपया का, और तुम तो 10 रुपये से बना के रखे हुए हो, तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा देना है उसके लिए क्या करोगे? या 10 रुपया कंपलसरी 10 रुपये का दोगे, फिर 12 रुपया का तुमको अथी भी देना है, क्या उसको कहते हैं, मतलब या तो 10 रुपये या 12 रुपये का इक्विटी। तो हो सकता है कि इम्प्लॉय 12 रुपये वाला मांग ले, लेकिन तुम तो 10 रुपये का बनाए हो, तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपया वो कहाँ से दोगे? इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हम लोग 10 + 12 22 रुपया का नहीं कर सकते हैं एक्सपेंस बुक। हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 रुपये का कंपलसरी कैश का तो बुक कर देंगे, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा जो 12 रुपया हो रहा है वो 2 रुपया और कर देंगे। तो अगर इक्विटी मिलेगा तो 12 रुपया बना ही हुआ है, और इक्विटी नहीं रहेगा 10 रुपया बना ही हुआ है। तो हम लोग जो कैश का तो मैंडेटरी लेंगे कि पूरा कितना कैश का जो जाना चाहिए उसका कैश का बनाएंगे ही, लेकिन इक्विटी अगर ज़्यादा देना पड़ रहा है तो जितना एक्सेस देना पड़ रहा है ना सिर्फ उसका और ऐड करके हम लोग एक्सपेंस बुक कर देंगे। ठीक है, ये और क्लैरिटी कैसे होगा जब तुम देखेगा ग्राफ। जब तुम आओगे पेज नंबर 364 पे, उसमें देखोगे क्या SBP विथ कैश ऑल्टरनेटिव ऑप्शन विथ एम्प्लॉय की चूज करेगा, या तो इक्विटी शेयर या कैश बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ शेयर। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इलस्ट्रेशन 3 पढ़ते हैं पेज नंबर 28.2 पे। सेम बट डिफरेंट। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोलता है? 1 जनवरी 11 को ABC लिमिट ऑप्शन दे रहा है एक एम्प्लॉय को टू इट्स की एमपी टू टेक, कितना, एक एम्प्लॉय है या कितना एम्प्लॉय है ब्रो? हमको लगता है एक एम्प्लॉय है। ठीक है, टू टेक कैश इक्विवेलेंट, नहीं एक एम्प्लॉय नहीं है, वो लोग की मैनेजरियल पर्सन को ऑप्शन दे रहा है, या तो तुम कैश ले सकते हो विच इज इक्विवेलेंट टू 1000 शेयर, पहला ऑप्शन 1000 शेयर का कैश ले सकते हो, या फिर 1500 शेयर ले सकते हो। 1500 शेयर इक्विटी सेटलमेंट, 1000 शेयर का वैल्यू दैट इज कैश सेटल्ड। ये 2 ऑप्शन उसको दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे दिया कि दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। और मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट दैट इज वेस्टिंग पीरियड, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, और शेयर मस्ट बी टेकन मस्ट बी केप्ट फॉर 3 साल। मतलब अगर तुमको शेयर दे रहे हैं तो तुमको 3 साल तक उसको रखना होगा। ये 3 साल रखने का मतलब क्या, ये वेस्टिंग पीरियड है? अरे नहीं मेरे भाई, वेस्टिंग पीरियड तो वो है जिसमें परफॉर्मेंस कंडीशन है, सर्विस रिक्वायरमेंट, वो 2 साल है। तो ये 3 साल क्या है, ये लॉक इन पीरियड है, मतलब इस साल तक तुम अपना शेयर इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो हमको लॉक इन पीरियड से कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो वेस्टिंग पीरियड से मतलब होता है। ठीक है, ट्रू, क्योंकि अकाउंटिंग तो हमको करना है। इंप्लॉय कुछ भी कर रहा है उससे मेरा मतलब क्या है, उसका अकाउंटिंग हम थोड़ी कर रहे हैं। उसको तो एक बार अगर हम एक्साइज पीरियड में दे दिए तो दे दिए बस। अब उसका ऊपर है कि लॉक इन संभालता है कि नहीं संभालता है, वो अलग चीज़ है। ठीक, उसका अकाउंटिंग हम लोग नहीं कर रहे अभी। ठीक है, क्या समझना है, ABC लिमिटेड है 1 जनवरी को अपना KMP लोग को ऑप्शन दे रहा है, या तो 1000 शेयर का वैल्यू ले लो या 1500 शेयर ले लो। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड 2 साल। अब क्या दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर आर एज फॉलोज। जो शेयर का फेयर वैल्यू है वो सब इसमें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विथ रेस्ट्रिक्शन। विथ रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, जिसमें लॉक इन है। तो लॉक इन किस में है, इक्विटी शेयर वाला में ना है। कैश दे देंगे तो उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है कि तुम कैश नहीं इधर उधर यूज करोगे, शेयर का ही है। तो वो कैश सेटल इक्विटी सेटल वाला का बात बोल रहा है, उसका फेयर वैल्यू 102 रुपया है। नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 11। 1 जनवरी 11 को जो फेयर वैल्यू है वो दिया हुआ है। फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 11 दिया हुआ है, और फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 12 दिया हुआ है। वेस्टिंग पीरियड क्या है, 2 साल का है। और 2 साल का तुमको ईयर एंड पे क्यों दिया हुआ, क्योंकि कैश सेटलमेंट का ही क्वेश्चन है। एक कैश सेटलमेंट का क्वेश्चन है, कैश सेटलमेंट का भी बात है और इक्विटी का भी है। तो इसमें कैसे आंसर बनाएंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, पहला चीज़ एक बात तो अभी जब बोले थे कि जब 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कैश सेटलमेंट का भी और इक्विटी सेटलमेंट का भी, तो एक बात याद रखना कि कैश सेटलमेंट का जितना भी पैसा देना है उसका तो हम लोग कोई कंप्लीट उसका हम लोग एक्सपेंस बुक करेंगे ही। और अगर इक्विटी का जो एक्सपेंस है वो अगर कैश सेटलमेंट से ज़्यादा है तो जितना एक्सेस है उसको बुक करेंगे, पूरा इक्विटी को नहीं करेंगे। जितना एक्सेस है उतना करके दोनों को ऐड करके सिर्फ उतना हम लोग बुक करके पेमेंट करेंगे। ठीक है,
चलो क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ देखो इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 364 पे दिया हुआ है। 1 जनवरी को ग्रांट किया है, 31 दिसंबर 11 और 31 दिसंबर 12 तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड है। एक्सरसाइज डेट नहीं दिया हुआ, ठीक। तो जब दो हम जब बताएं कि अब तुमको तो बता दिए कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले तुमको ग्रांट डेट के दिन तुमको 3 स्टेप में कैलकुलेशन करना होगा। क्या? पहला कैलकुलेशन ग्रांट डेट के दिन, देखो स्टेप 1 इक्विटी सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड में तुमको कितना अथी देना है, क्या देना है कि कितना तुम्हारा एक्सपेंस हो रहा है, फेयर वैल्यू। तो तुमको फेयर वैल्यू कितना एक्सपेंस होगा, जितना तुम दे रहे हो। तुम एक एम्प्लॉय को 1500 शेयर दे रहे हो 102 रुपये के हिसाब से। 102 रुपया क्या है, 102 रुपया शेयर क्या है, शेयर अल्टरनेटिव विथ फेयर वैल्यू। ये जो फेयर वैल्यू है वही हम फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट यूज करते हैं, राइट। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू 113। ये ग्रांट डेट फेयर वैल्यू किस चीज़ का है, ये ग्रांट डेट फेयर वैल्यू तुम्हारा है कैश सेटलमेंट वाले लोग का। ऊपर जो दिया है शेयर अल्टरनेटिव विथ फेयर वैल्यू विथ रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन किसका है, इक्विटी का। नीचे वाला जो ग्रांट डेट करके दिया हुआ है वो कैश सेटलमेंट वाले का है। समझ में आया? इसलिए हम लोग 113 लेके 102 ले रहे हैं, क्योंकि 102 शेयर वाले लोग का है, तो 102 लिए। इंटू एक्सपायर पीरियड बाय वेस्टिंग पीरियड इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि हमको एक्सपायर पीरियड वेस्टिंग पीरियड तब करते हैं जब हर साल डिवाइड करना होता है। हमको यहाँ पता करना है कि टोटल कितना एक्सपेंस होने वाला है। तो टोटल इसमें एक्सपेंस होने वाला है 1,53,000। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब समझ में आता है। फेयर वैल्यू एक एक्सपेंस है क्योंकि मार्केट में कुछ और है, एम्प्लॉय कुछ और कम पैसा देगा, यही एक्सपेंस। उसको कंपनी का एक्सपेंस है 1,53,000 इक्विटी अगर ले रहा है तो। स्टेप टू में तुम पता करोगे कि कितना तुम्हारा फेयर वैल्यू हो रहा है अगर कैश सेटलमेंट है। तो तुम देखो यूज़ की 113 रुपया, क्यों, फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट। और तुम बोलोगे मेरे भाई कैश सेटलमेंट जब करते हैं तो उस टाइम फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट तो लेते ही नहीं है। अरे मेरे भाई सच बात है कि नहीं लेते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। लेकिन वो कब यूज़ करते हैं, जब हमको हर साल के एंड पे हमको डालना होता है कि इतना अमाउंट जाएगा, क्योंकि ईयर एंड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कैश सेटलमेंट है, कैश सेटलमेंट मार्केट रेट यूज़ करना है, तो वो हम उस टाइम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग तो सिर्फ पता करें कि आज अगर यही रेट पे अगर हमको देना पड़े ग्रांट डेट के दिन तो कितना एक्सपेंस देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए एट ग्रांट डेट ले रहे हैं। तो देखो 113 रुपया लिखा हुआ है, करके लिया तो 1,13,000 रुपये मिल गया तुमको। स्टेप 3 में तुमको निकालना है इंक्रीमेंटल इक्विटी, मतलब अगर इक्विटी का वैल्यू कैश से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है उसका तुमको निकालना होगा। तो वो तुम निकालोगे तो पता चलेगा, देखो 40,000 रुपया है, 153,000 है तुम्हारा अगर इक्विटी सेटलमेंट है और 1,13,000 अगर तुम्हारा कैश सेटलमेंट है। तो इक्विटी का ज़्यादा वैल्यू है तो एक्सेस निकालने का पड़ेगा। तो एक्सेस कितना निकालें, 40,000। तो अभी तक हम यही तुमको बोले थे ना कि जितना कैश सेटलमेंट उसका तो मैंडेटरी है, तो उसका फुल अकाउंटिंग करोगे ही, तो 1,13,000 का फुल अकाउंटिंग होगा। इक्विटी 1,53,000 का, तो पूरा 1,53,000 का अकाउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ जितना ज़्यादा है कैश सेटलमेंट से 40,000 तो 40,000 का ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी भी मानेगा तो 1,13,000 का बना ही हुआ है और 40,000 का और बना ही रहे हैं, तो 1,53,000 डाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम 1,13,000 प्लस 1,53 करेंगे तो भी होता है एक्सेस हो जाएगा ना, समझ में आता है, बात खत्म, ठीक है। यहाँ ये भी हो सकता था कि कैश सेटलमेंट का दाम हो जाता 2 लाख रुपया, 2 लाख का फेयर वैल्यू होता है और इक्विटी सेटलमेंट 1.5 लाख का ही होता है। तो जो थर्ड था इंक्रीमेंटल इक्विटी, वो होता ही नहीं क्योंकि इक्विटी ज़्यादा है ही नहीं कैश सेटलमेंट से। तो अगर पूरा कैश सेटलमेंट का भी हम बना देंगे तो इक्विटी उसमें हो ही जाएगा। अब ये मत सोचना कि हम लोग सिर्फ इक्विटी का बना देते 1,53,000 का, तो उसमें 1,13,000 का तो कैश सेटलमेंट भी हो जाता ना। लेकिन मेरे भाई वो यूज़ नहीं करना है, तुमको हर वक्त याद रखना है कि फुल अकाउंटिंग सिर्फ कैश सेटलमेंट का करना है और एक्सेस इंक्रीमेंटल इक्विटी का करना है, ठीक है। तो ये तुम कर दिए, ठीक है। आ गया तुमको ये जो 3 स्टेप है वो इसीलिए निकालना होता है हमको, इंक्रीमेंटल इक्विटी और कैश सेटलमेंट का वैल्यू निकालने के लिए। इक्विटी सेटलमेंट से हमको घंटा कोई मतलब नहीं है। तो 2 चीज़ हर वक्त याद रखना इसमें, जब भी हमको ये इसका क्वेश्चन है अल्टरनेटिव का कि जहाँ कैश सेटलमेंट भी है इक्विटी सेटलमेंट भी है, तो उस टाइम स्टेप पहला ही ग्रांट डेट के दिन 3 कैलकुलेशन करेंगे। इक्विटी सेटलमेंट में कितना पैसा जा रहा है, कैश सेटलमेंट में कितना पैसा जाएगा और दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अगर इक्विटी ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, बस। क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे कैश सेटलमेंट का पूरा का अकाउंटिंग और जो इंक्रीमेंटल है उसका अकाउंटिंग, ठीक है। ये निकल गया, तुम कैलकुलेशन किए हो। ग्रांट डेट के दिन कोई भी एंट्री नहीं होता है। क्यों एंट्री होगा भाई, उसने तो सिर्फ अनाउंस किया है ना। एंट्री तब होगा डे 1 जब वेस्टिंग पीरियड 0 है, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड है, ये है, बात खत्म, ठीक है। तो ये तुम कैलकुलेशन किए। अब आ जाओ 31 दिसंबर 11 जो फर्स्ट ईयर एंड है वेस्टिंग पीरियड का। तो इक्विटी का कितना जाना चाहिए और कैश सेटलमेंट का कितना एक्सपेंस बुक होना चाहिए। तो पहले देख लो इक्विटी का। तो इक्विटी इन द सेंस इक्विटी सेटलमेंट का 1,30,000 का कुछ काम ही नहीं करना, बोल ही दिए थे, सिर्फ स्टेप 2 और स्टेप 3 का काम करना है। तो स्टेप 3 इक्विटी का देखना, इक्विटी कितना है 40,000 का। तो ये 40,000 तुमको बुक करना है, वेस्टिंग पीरियड कितना है 2 साल में, तो 40,000 इंटू 1/2 ईयर 31 मार्च 11 को, ठीक है। और फिर उसके बाद कैश सेटलमेंट का तुम ये तो इक्विटी का बुक कर दिए 40,000 का।
अब 1,13,000 का उसका तो एकदम मैंडेटरी अकाउंटिंग है, तो उसका करोगे। तो जो 1,13,000 का है उसको कैसे करोगे, 1 एम्प्लॉय इंटू 1000 शेयर इंटू 120 रुपया। 120, ए भाई तुम अभी तो 113 यूज़ किया था ना, तो 1,13,000 आया था, तुम यहाँ 120 यूज़ कर रहा है। अरे हम लोग 113 इसलिए यूज़ किए थे ये सोच के कि अगर उस दिन देना होगा, सिर्फ डिफरेंस निकालने के लिए, इक्विटी और कैश में डिफरेंस निकालने के लिए उसको यूज़ किए थे 113 को। लेकिन जब भी कैश सेटलमेंट को था कभी हम लोग यूज़ किए हैं फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड? कभी यूज़ नहीं किए हैं। क्यों यूज़ नहीं किया कि तुमको पता है, क्योंकि हम लोग तो ईयर एंड जिस दिन पेमेंट ले रहा है उसके हिसाब से करना है। तो 31 मार्च 12 को 31 मार्च 11 को 120 रुपया फेयर वैल्यू है। तो एक्सपेंस जो 31 मार्च 1 अप्रैल 10 से ले 1 जनवरी 11 से लेके 31 दिसंबर 11 का जो भी हमको एक्सपेंस बुक करना है कैश सेटलमेंट के लिए लेके, तो 31 दिसंबर को जो फेयर वैल्यू उसका सही हिसाब से करेंगे ना, तो 120 रुपया है। तो वैसे करके देखो 60,000 पर निकल रहा है। तो 31 दिसंबर 11 को हम लोग इक्विटी कितना बुक करेंगे 20,000 और कैश कितना बुक करेंगे 60,000, ठीक है। और एकदम सेम उसी हिसाब से 31 दिसंबर 12 को भी तुम कर दोगे, ठीक है। और तुम जब जर्नल एंट्री देखने आओगे तो डे 1 कोई एंट्री नहीं है। और जब 31 दिसंबर 11 को देखोगे तो देखो पहला इक्विटी सेटल का हम लोग कर रहे हैं, EBE टू SBP रिजर्व, क्योंकि इक्विटी है तो 20-20 हज़ार रुपया गया। और एक कैश सेटलमेंट, ये कैश सेटलमेंट का था तो हम लोग पहला 31 दिसंबर को 60,000 था, तो देखो 60,000 से किए टू SBP लाइबिलिटी, और सेम वैसे 31 दिसंबर 12 को भी हुआ है। बात खत्म। तुमको समझ में आ गया बात? क्लियर? इस और यहाँ तक पहले क्लियर रखो, वेस्टिंग पीरियड तक का, ठीक है, एकदम दिमाग में एकदम फिक्स रखो, ठीक है। इसको हम फिर से बता रहे हैं, जब भी क्वेश्चन होता है तुम्हारा कि ऑप्शन दिया है कि इक्विटी में भी सेटल हो सकता है, कैश में भी सेटल हो सकता है, तो हम लोग को ये सोच के चलना है कि मैंडेटरी कैश में सेटल होगा ही, तो पहले पूरा अकाउंटिंग उसका करेंगे और कैश सेटलमेंट का करेंगे फुल अकाउंटिंग, और उसके बाद जो इंक्रीमेंटल इक्विटी है उसका अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल इक्विटी निकालने के लिए तुमको इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड दोनों का फेयर वैल्यू निकालना होगा, और दोनों को ग्रांड डेट के ही निकालना होगा। हम लोग ग्रांड डेट के निकालना होगा। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जब हम लोग कैश सेटलमेंट का ग्रांड डेट पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ग्रांड डेट के दिन तुम वैल्यू निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि तुमको डिफरेंस, क्या उसको कहते हैं, क्योंकि तुम डिफरेंस उसमें सॉरी क्या बोल रहे हैं, सॉरी। तो देखो जब भी कैश सेटलमेंट और कैश सेटल और इक्विटी का दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग को ये बात श्योर होना चाहिए कि कैश सेटलमेंट का जो भी वैल्यू जाएगा उसका फुल अकाउंटिंग करेंगे, और इंक्रीमेंटल इक्विटी है उसका अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन बनाना बैठेंगे तो ग्रांड डेट के दिन 3 कैलकुलेशन करना है। 3 कैलकुलेशन क्यों करना है? कि तुमको पता कर पाओ कि कैश सेटलमेंट का कितना टोटल वैल्यू होना चाहिए, कितना, मतलब ये 3 कैलकुलेशन सिर्फ एक चीज़ निकालने के लिए है, इंक्रीमेंटल इक्विटी, और कुछ नहीं। एकदम दिमाग में याद रखना कि तुमको इंक्रीमेंटल इक्विटी निकालना है। इंक्रीमेंटल इक्विटी क्यों कैसे निकलता है? पहले कैश सेटलमेंट का इक्विटी सेटल का वैल्यू निकाल दो, कैश सेटलमेंट का वैल्यू निकाल दो, अगर इक्विटी ज़्यादा है तो इंक्रीमेंटल मिल जाएगा, बात खत्म। अभी जब तुम कैश सेटलमेंट और इक्विटी सेटलमेंट का तो वैल्यू निकाल रहोगे, तो फर्स्ट टाइम हम लोग कैश सेटलमेंट ग्रांड डेट यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसी दिन का, तभी तो हम अति सेम डेट का रेट को ऊपर नीचे अति डिफर, क्या उसको कहते हैं यार, डिफरेंस निकाल पाएंगे। समझ में आया? और उसके बाद से जब ईयर एंड पे हम लोग फिर अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डे 1 तो कोई एंट्री होगा नहीं, तो ईयर एंड जब वेस्टिंग पीरियड का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, उस अकाउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे, उस अकाउंटिंग में हम लोग जब कैश सेटल इक्विटी सेटल का निकालेंगे, तो इक्विटी सेटल का क्या फॉर्मूला होगा, कितना एक्सपेंस बुक होगा, उसका कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तुमको। तुम निकाले हुए इंक्रीमेंटल 40,000 रुपया, तो 40,000 जाएगा। ये नहीं कि 1 एम्प्लॉय टू समथिंग समथिंग समथिंग, वो कुछ नहीं है। तुमको पता है कि इतना ही टोटल अमाउंट तुमको एक्सपेंस बुक करना है, तो उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू फेयर वैल्यू, इसे निकालते हैं कि इतना एक्सपेंस बुक करना है, और एक्सपायर्ड बाई वो करते हैं कि इस साल कितना जाएगा, तो तुमको पता 40,000 जाएगा। तो तुमको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं, सीधा 40,000 तुमको मिल गया, इंटू जो भी वेस्टिंग पीरियड का एक्सपायर और वैसे करके निकाल दो। और कैश सेटल का जब तुम उसी में निकालने आओगे, तो उस टाइम तुम कौन सा फेयर वैल्यू यूज़ करोगे, जो ईयर एंड पे है। ग्रांड डेट उस टाइम यूज़ किए थे जब हमको डिफरेंस निकालना था। असली अकाउंटिंग तो कब करेंगे, ईयर एंड वाला, तो ईयर एंड का फेयर वैल्यू लेंगे, ठीक है। बात खत्म। अब आ जाओ, ये तो क्वेश्चन तुमको ये नहीं बोला था क्वेश्चन कि ये लोग हाँ, फिर एक लास्ट में, ये तो हो गया वेस्टिंग पीरियड के बाद। नीचे एक लिखा हुआ है, द एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर कैश ऑप्शन, मतलब वो लोग कैश ऑप्शन लिया, इक्विटी वाला ऑप्शन नहीं लिया, एट द एंड ऑफ 2012। 31 दिसंबर 11 और दिसंबर 12 वेस्टिंग पीरियड था, दिसंबर 12 को ये लोग एक्सरसाइज कर रहा है वेस्टिंग पीरियड के बाद।
और क्या बोल रहा है कि कैश सेटलमेंट यूज़ कर रहा है, इक्विटी नहीं ले रहा है। तो ये 40,000 रुपये हम एसबीपी रिजर्व में डाल रहे थे, उसका तो कोई काम ही नहीं आया। तो अगर रिजर्व में डाल रहे थे तो उसको हमको रिवर्स करना होगा, और ये क्या है, इक्विटी सेटलमेंट है। इक्विटी सेटलमेंट अगर रिवर्स होता है और पोस्ट वेस्टिंग, तो हम लोग यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं, रिटेन अर्निंग। तो देखोगे यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड में 3 पे 3rd नंबर एंट्री, एसबीपी रिजर्व टू रिटेन अर्निंग 40,000 रुपया, क्योंकि हमको इक्विटी का कोई मतलब ही नहीं आया, तो 40,000 पेमेंट। और हमको कैश, और हम लोग कैश सेटलमेंट कर रहे हैं, तो जो भी एसबीपी लाइबिलिटी में होगा वो हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ भाई, कैश सेटलमेंट होता है तो जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से पहले हम लोग रीमेजर करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग जब एक्सरसाइज पीरियड में आए हैं 31/12 में, तो उसका रीमेजर का कुछ तुम एंट्री नहीं दी, सिर्फ लाइन लिखो कि रीमेजर डन अबव। क्यों लिखे? अरे मेरे भाई, रीमेजर होता है एकदम, यहाँ भी हुआ है। तुम 31/12 को वेस्टिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो उस दिन तो तुम रीमेजर किए ही थे, वेस्टिंग पीरियड तुम खत्म, उस दिन तो वैल्यू डालवे किए थे, और पे, और उस दिन पहले भी किए थे, उसको रीमेजर नहीं किए थे, उसको तुम एक्सपेंस बुक किए थे। यहाँ एक्सरसाइज पीरियड कुछ था ही नहीं, एक्सरसाइज पीरियड कुछ था ही नहीं। अगर एक्सरसाइज पीरियड होता तो रीमेजर करते, ट्रू, क्योंकि हमको उस वैल्यू पे लाना होता, क्योंकि पेमेंट उस वैल्यू पे होगा। यहाँ 31/12 को जिस दिन पेमेंट करना है, उस दिन हम लोग उस वैल्यू पे ईयर एंड, हम लोग कैश सेटलमेंट तो ईयर एंड वाला रेट लेते हैं, तो उस रेट पे हम लोग एक्सेस बुक किए हुए हैं, तो उतना मेरा अमाउंट एसपीपी लायबिलिटी में है ही, तो फिर से पेमेंट करने के हमको फिर से रीमेजर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसी रेट पे हम लोग उसी रेट पे हम लोग एक्सेस भी बुक किए हैं, और उसी रेट का पेमेंट भी करना है। रीमेजर तब करते हैं जब हमको दूसरा जितना एसबीपी लायबिलिटी में था उसको और बढ़ाना या कम करना है, तब रीमेजर करते हैं। इसमें तो सेम था, तो बस नहीं किया, बात खत्म। अब उसके बाद फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज 28.4। ये क्या है? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसा क्या खास है? देखो, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ हम लोग के लिए दिया हुआ था कि तुम लोग कैसे निकालते हो। इसमें खास क्या है, इसमें वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, बात खत्म। और ये देखो, हम 2010 का जो पहला इक्विटी का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें देखो 1 × 90,000 × 115 कर रहे थे। अरे नहीं करना, अभी तो तुमको बोले थे कि हम 90,000 जो 3,60,000 रुपये इंक्रीमेंटल इक्विटी निकाली हो, वही तो है कि टोटल एक्सपेंस तुमको कितना बुक करना है। तो फिर क्या इलॉजिकल कर रहे हो, मतलब मिस्टेक हो जाएगा ना। तो सीधा 3,60,000 रुपये लो, देखो काट के 3,60,000 किए हुए हैं। और कैश सेटलमेंट का देखो 138 रेट से लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब ग्रांड डेट फिर 3 को कैलकुलेशन करे तो उसमें जो कैश सेटलमेंट था उसका ग्रांड डेट पे लिए थे, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि फिर से ग्रांड डेट पे लेना। अरे मेरे भाई, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए किए थे, अभी मेन अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कैश सेटलमेंट का जब भी अकाउंटिंग होगा तो ईयर एंड पे होगा, तो ईयर एंड का हम लोग रेट लेंगे। तो देखो ऐसे ऐसे करके फिर आगे करके किया हुआ है। देखो फिर 140 पे आगे, 2011 का 140 पे नीचे हम लोग ऐसे ऐसे रेट किए हुए हैं, 2012 का 147 पे किए हुए हैं। और तुम देखो, इससे इक्विटी का रिजर्व में जाता है, कैश का लायबिलिटी में जाता है, वो सब रेट पेन से लिखा हुआ है। ग्रांड डेट पे कोई एंट्री नहीं होगा, फिर कैलकुलेशन होगा, वही दिया हुआ है नीचे। इस क्वेश्चन में तुमको नहीं दिया हुआ है कि एम्प्लॉय कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, या कैश सेटलमेंट ले रहा है या फिर इक्विटी सेटलमेंट, नहीं बोला हुआ है। उसमें तो साफ लिखा था कैश सेटलमेंट। जब क्वेश्चन अगर नहीं बोला कि इक्विटी में हो रहा है या कैश में हो रहा है, तो तुमको आंसर 2 को अथी पॉइंट में देना होगा। पहला पॉइंट में कि अगर वो कैश ऑप्शन यूज़ करता तो क्या होता, और इक्विटी ऑप्शन यूज़ होता तो क्या होता। अगर कैश ऑप्शन यूज़ करता तो जो भी हम इंक्रीमेंटल इक्विटी के लिए जो बनाए हुए तो उसको रिवर्स करना होगा। तो देखो केस 1 एसबीपी रिजर्व टू रिटेन अर्निंग हम लोग रिवर्स कर दी 3,60,000 रुपये, और जो पेमेंट देना था वो लायबिलिटी से निकाल दी। लेकिन अगर इक्विटी अगर कंपनी यूज़ करता, अगर कंपनी बोल रहा है, एम्प्लॉय अगर बोलता कि सिर्फ हमको इक्विटी चाहिए, तो जो पेमेंट होता है कैसे पेमेंट होता है उसका ICI, वो कैसे आंसर दिया है, पेमेंट होगा कैश में पेमेंट होगा तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, हम लोग जब कैश में पेमेंट करते हैं तो एसबीपी लायबिलिटी यूज़ करते हैं, और इक्विटी में पेमेंट इशू करते हैं तो एसबीपी रिजर्व यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, हम लोग तो सिर्फ इंक्रीमेंटल इक्विटी का बनाए 3,60,000 का, हम लोग तो पूरा अथी का नहीं डाले हुए हैं, तो 3,60,000 ही रिजर्व में गया हुआ था। और अभी तो पेमेंट हमको करना है, क्या उसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा पेमेंट करना है। 10,78,000 रुपीज़ हमको कैश इक्विटी समथिंग कुछ 10,78,000 हमको इक्विटी इशू करना है। लेकिन मेरे पास रिजर्व में तो 3,60,000 रुपया है, तो वो कैसे होगा है। तो ICI थोड़ा सा उल्टा एंट्री दिया है, उसका एंट्री देने की जगह हम बताते सर क्या बोले। सबसे पहले जो एसबीपी लायबिलिटी में तुम रखे हुए थे 10,78,000 जो कैश सेटलमेंट का था लायबिलिटी में, उसको रिजर्व में भेज दो। एसबीपी रिजर्व में क्या जाता है, इक्विटी वाला, और एसबीपी लायबिलिटी जाता है कैश वाला। तो कैश में लायबिलिटी में बढ़ा हुआ था पूरा अमाउंट, तो एसबीपी लायबिलिटी में 10,78,000 जो भी था उसको रिजर्व में डाल दो, क्योंकि इक्विटी इशू करना है तो इक्विटी रिजर्व से इशू होगा। तो पूरा 10,78,000 को डाल दो लायबिलिटी से रिजर्व में, और रिजर्व से फिर पैसा निकालो। रिजर्व से पैसा कितना निकालोगे,
रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ, पहले तो 3,60,000 तुम इक्विटी के लिए इंक्रीमेंटल के लिए डाल भी किए थे और लाइबिलिटी का भी पैसा डाल दिए, तो टोटल तुम्हारा 11,23,000 समथिंग आ गया। उससे इक्विटी इशू कर दो, जितना इक्विटी इशू करना है, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम वो डाल दो, और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो रिटेन अर्निंग में डाल दो। तो ये सर का था, ये समझ में भी आता है, ठीक है। आईसीआई यही किया है, लेकिन उसका नेट एंट्री दिया है कैसे, देखो नेट एंट्री क्या दिया है, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। मतलब लाइबिलिटी से ही इक्विटी इशू कर दिया, रिजर्व से इक्विटी इशू होना चाहिए, ई लाइबिलिटी से इक्विटी इशू कर दिया। और बाद में क्या किया, जो भी रिजर्व में पैसा था, रिजर्व का तो कुछ किया नहीं था, लाइबिलिटी से पैसा दे दिया, तो रिजर्व में जो पैसा था उसको रिटेन अर्निंग में डाल दिया, एसबीपी रिजर्व टू रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये कैसे किया, इसका नेट एंट्री है मेरे भाई। जब तुम देखोगे कि मेरा एक्स्ट्रा में जो लिखा हुआ है पेज नंबर 367 पे, पहला एंट्री में एसपीपी रिजर्व क्रेडिट हो रहा है और दूसरा एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो उसको जब प्लस माइनस करोगे तो तुमको 3,60,000 ही आएगा, ठीक है। वो तुम्हारा कट रहा है, वैसे करके जब तुम चेक करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि नेट एंट्री दिया हुआ है, ठीक है। बाय।